नमस्कार दोस्तों, आज डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी को समझेंगे। इस डॉक्ट्रिन को सेपरेबिलिटी भी कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसे डेवलप किया ताकि अनकॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट डिसाइड हो सके, पूरा लॉ नहीं। ये डॉक्ट्रिन सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए डेवलप किया था ताकि जब किसी लॉ का कुछ पार्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो तो ये डिसाइड किया जा सके कि पूरा लॉ खत्म होगा या सिर्फ उसका गलत हिस्सा। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी का सिंपल मतलब है कि अगर किसी लॉ का एक पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है और उसको बाकी लॉ से अलग किया जा सकता है तो सिर्फ वही पार्ट इनवैलिड होगा, बाकी लॉ वैलिड रहेगा। लेकिन अगर इनवैलिड पार्ट को अलग करना पॉसिबल नहीं है तो होल लॉ ही, पूरा लॉ ही वॉइड हो जाएगा। चलिए सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए पार्लियामेंट ने एक एक्ट बनाया जिसमें 10 सेक्शंस हैं। कोर्ट को लगता है कि सेक्शन 4 फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है। अब दो सिचुएशन हो सकते हैं। सिचुएशन नंबर 1, अगर सेक्शन 4 को हटा देने के बाद 9 सेक्शंस नॉर्मल काम कर सकते हैं, बाकी जो बचे थे 9 सेक्शन, तो सेक्शन 4 वाइड हो जाएगा और बाकी एक्ट वैलिड रहेंगे। यही डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी है। अगर सेक्शन 4 इतना इंपॉर्टेंट है कि उसको हटाने से पूरा एक्ट ही बेकार हो जाए तो पूरा एक्ट वॉइड हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लेनेशन देते हुए कहा, जब किसी स्टैट्यूट का कुछ पार्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो तब कोर्ट ये देखेगी कि वैलिड और इनवैलिड पार्ट अलग किए जा सकते हैं या नहीं। अगर अलग किए जा सकते हैं तो सिर्फ इनवैलिड पार्ट स्ट्राइक डाउन होगा, अगर अलग नहीं किए जा सकते तो पूरा लॉ स्ट्राइक डाउन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लेनेशन देते हुए कहा, जब किसी स्टैट्यूट का कुछ पार्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो तब कोर्ट ये देखेगी कि वैलिड और इनवैलिड पार्ट अलग किए जा सकते हैं या नहीं। अगर अलग किए जा सकते हैं तो सिर्फ इनवैलिड पार्ट स्ट्राइक डाउन होगा, अगर अलग नहीं किए जा सकते तो पूरा लॉ स्ट्राइक डाउन होगा। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी का कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस आर्टिकल 13 है। आर्टिकल 13 दो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस देता है। आर्टिकल 13(1) प्री कॉन्स्ट की बात करता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन से पहले बने लॉज पर अप्लाई होता है। आर्टिकल 13(1) कहता है, अगर कोई पुराना लॉ फंडामेंटल राइट्स के इनकंसिस्टेंट है तो वो सिर्फ उस हद तक वॉइड होगा जितना वो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए 1945 का कोई ऐसा लॉ था जो फ्रीडम ऑफ स्पीच को कंप्लीटली बैन करता था। अब बाद में 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन आ गया और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 क्लॉज 1A ने फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट दे दिया लोगों को। अब जो 1945 का पुराना लॉ था पूरा खत्म नहीं होगा, सिर्फ वो पार्ट वाइड माना जाएगा जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के अगेंस्ट है, बस उतना ही। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 13 क्लॉज 2 की, जो बात करता है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की। इसका मतलब है ये कॉन्स्टिट्यूशन के आने के बाद जो लॉज बने हैं उन पर अप्लाई होता है। आर्टिकल 13 क्लॉज 2 कहता है, स्टेट ऐसे लॉ नहीं बना सकती जो फंडामेंटल राइट को छीन ले, कम करे या उनके अगेंस्ट हो। अगर ऐसा लॉ बनाया जाता है तो वो सिर्फ उस एक्सटेंट तक वाइड होगा जितना फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं इसे भी। अगर पार्लियामेंट एक एक्ट पास करती है, मान लीजिए, जिसमें 20 सेक्शन है और उनमें से 2 सेक्शंस ऐसे हैं जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट हैं या उन्हें वायलेट कर रहे हैं, तो सिर्फ वही 2 सेक्शंस वाइड होंगे। जरूरी नहीं कि पूरा एक्ट वाइड हो। पूरा एक्ट वाइड तब होगा जब उन 2 सेक्शंस को उस एक्ट से सेपरेट ना किया जा सके।